बाकी लोग को आने दो। गुड गुड इवनिंग भैया। मानो बाकी लोगों को दो चार और आने दो, फिर इसके बाद चलते हैं। वेरी गुड इवनिंग जयकरण। लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे स्पीसीज के बारे में बात कर रहे थे ना। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ स्पीसीज हो गया था। और इसमें हमने अल्फा, बीटा और अल्फा बीटा के बारे में बात कर लिया था। हम लोग बायोडायवर्सिटी पे चल रहे थे इंडिया की, है ना। और मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करता हूँ आज, ठीक है। लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, लेकिन अभी आज मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा आपको। चलो बाकी मुझे लगता है या आएंगे भी। चलो थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर और देखते हैं। अब यहाँ पर सब लोग आगे ना। सभी लोग आ गए? मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? ओके। तो अभी वेट करूं क्या, मानो 2-4 मिनट, या फिर स्टार्ट करूं? ठीक है, चलते हैं। जो आएगा फिर देखेंगे, बाद में जो बात करेगा। अब देखो, इसमें हमने जो बात की थी उसके साथ में यहाँ पर बात करनी पड़ेगी हमें। पैटर्न क्या है? पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। क्या होता है पैटर्न, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम अर्थ पे बात करें, ठीक है, अगर हम अर्थ पे बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे अर्थ का, आपने देखा है कि लगभग लगभग स्फेरिकल गोल सी है। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये क्या है? इक्वेटर। और ये पोल्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है प्लांट की और एनिमल की, वो यूनिफॉर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझाए क्या? आप रिस्पांस करते रहोगे तो और अच्छा, और अच्छे से मैं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट या एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरे अर्थ पे यूनिफॉर्म नहीं है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, 45 हम बोलते हैं ना, यहाँ पर 23 पॉइंट समथिंग होता है। यानी कि आप कह सकते हो 23.5 से नॉर्थ टू 23.5, है ना।
साउथ। ये जो ट्रॉपिकल वाला, ट्रॉपिक्स बोलते हैं या ट्रॉपिकल रीजन जो हम बात करते हैं, ये इस एंगल पे होता है। जैसे यहाँ से इक्वेटर से आप देखोगे तो ये आपका ये पूरा एंगल इधर, और वैसा ही आपका इधर भी होता है। क्लियर है? ओके, जय किरण। हम लोग अभी बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जियोग्राफी में आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। मैं बट थोड़ी सी चीजें हमें यहाँ पर जियोग्राफी की यूज होती है तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप लैटिट्यूड देखो कितना, और ने बात की 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ जो है ना, इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। इस रीजन में आप देखो, इसके बाद में सब ट्रॉपिकल रीजन, देन टेम्परेट, सब टेम्परेट के बाद में अपने पोल रीजन या आर्कटिक रीजन बोलते हैं इसको, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी, है ना? क्या? द डाइवर्सिटी ऑफ, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, इज अनइवन, है ना? समझ में आई बात? अनइवन है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, कंडीशंस क्या है, एक जैसी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो तुमसे अगर पूछा जाए ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं ट्रॉपिक्स है, यानी सिंपल सी बात करें, टॉपिक्स में हम बात करें, टॉपिक्स का जो जो भी यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट है, उसको अगर हम बात करें तो ये ज्यादा होगा किससे? हम बात कर सकते हैं टेम्परेट रीजन से। ठीक है, टेम्परेट समझ लो, या फिर हम कह सकते हैं पोलर एरिया से। पोलर एरिया से अगर बात करोगे तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पोलर एरियाज में तो केवल साइंटिस्ट होते हैं ज्यादातर, वहां कोई रहता तो है ही नहीं आसपास। तो वहां पर यूनिवर्सल मतलब इंटरनेशनल पॉपुलेशन वहां पर बढ़ती करती रहती है, वो भी टाइम के हिसाब से। ज्यादा ठंडक होती है तो उस टाइम पे कम हो जाता है, और गर्मी में थोड़ी बढ़ जाती है। और ये वहां पर क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए। क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर हम देखें स्पीसीज के बिहाफ पे बात करें, राइट, तो क्या होगा? स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होगी ना, समझना मेरी बात, ये क्या होगा? ये डिक्रीज करेगी। कहां से कहां से? फ्रॉम इक्वेटर, है ना, या आप भी कह सकते हैं इक्वेटर टू पोल। क्लियर है? पोलर रीजन में सबसे कम होगी, टेम्परेट रीजन में पोलर से ज्यादा होगा। क्लियर है? हाँ या ना? ये बात समझ आई क्या? अब देखो यहाँ पर, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, मानो एग्जांपल, जैसे एक हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड का, देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर है। एक एग्जांपल हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स के बारे में बात करें, पूरे अर्थ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट? तो आप अलग अलग जगह पर, जैसे आप देखो अपने पास एक है कोलंबिया, नाम तो सुना होगा कोलंबिया का। ठीक है, कहां पर है? नियर टू इक्वेटर। ठीक है, यहां पर देखो तो कितनी है, नियर अबाउट 1400 स्पीसीज पाई जाती है। वहीं आप इंडिया के अंदर देखो, ठीक है, कहां पर है? ट्रॉपिकल रीजन है ना हमारा, जो रीजन कहां पर हम कह सकते हैं लोकेटेड, कहां पर हो, कहां पर है तो मालूम है हमको, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एरिया। यहां पर देखो तो कितना है, 1200 के आसपास स्पीसीज है।
जैसे ही ग्रीनलैंड में आप पहुंचते हो, ठीक है, ग्रीनलैंड, और यहाँ पर देखते हो ये इक्वेटर से नियर अबाउट 71 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो केवल 56 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती है। फिर क्लियर है ना। कोलंबिया में देखते हैं तो कितना, जो नियर टू इक्वेटर है 1400, इंडिया में बात करते हैं तो कहाँ 1200, और ग्रीनलैंड में बात करते हैं तो कितनी यहाँ पर 56 के आसपास पाई जाती है। क्लियर। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्कुलर प्लांट। और भी ना, वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के बारे में, टेरिडो के बारे में, हम बात करें यहाँ पर जिम्नो के बारे में, और हम बात करें यहाँ पर एनजीओ के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। क्लियर है। इनके बारे में बात कर रहे हैं तो जो रीजन इक्वेटर के क्लोज है, इक्वेटर के रीजन, इक्वेटर के पास में क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां देखोगे तो 10 टाइम ज्यादा नंबर है वेस्कुलर प्लांट वहां पर ज्यादा है इन कंपेरिजन जो टेम्परेट रीजन है ना। तो मैं छोटा सा पॉइंट ये पूरा ऐड ही कर देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको आसानी भी रहेगी। क्लियर है। मैं आज आपको पीडीएफ शेयर करूंगा इसका। देखो पहला वाला भी, ये भी इक्वेटर के पास में बात करें, लोकेटेड, अंकिता कुछ डाउट है बेटा? क्लोज टू द ट्रॉपिकल रीजन, है ना। यहां पर कितना है, 10 टाइम मोर नंबर, ठीक है, ऑफ वेस्कुलर प्लांट। क्लियर है। किससे, प्लांट्स, देन द टेम्परेट के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे, टेम्परेट मिड वेस्ट रीजन ऑफ यूएसए। क्लियर। बात समझ में आई क्या? अगर हम दोनों का बराबर एरिया कंपेयर करते हैं तब, बात समझ में आई क्या? कब जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कब, व्हेन हम कह सकते हैं दोनों का इक्वल एरिया कवर करें, व्हेन एन इक्वल एरिया इज कंपेयर्ड। बात सुन रहे क्या? अगर हम इक्वल एरिया ले इंडिया का, है ना, इंडिया का मतलब ट्रॉपिकल रीजन का, और सेम एरिया यूएसए का लेते हैं, तो आप देखते हो यहाँ पर 10 टाइम ज्यादा वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं इन कंपेरिजन यूएसए। बात सुन में आई क्या? तीसरी बात, यहाँ पर एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अमेज़न के बारे में तो आपने नाम सुना है, फॉरेस्ट अमेज़न के बारे में बात किया है, बोलते हैं ना लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो तीसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम अमेज़न के जो फॉरेस्ट है ना उनके बारे में बात करें, ओवरऑल हम बोल सकते हैं अमेज़ोनियन बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में बात करें, कहाँ पर देखो, जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में क्या है, ज्यादा डाइवर्सिटी। क्लियर है। यहाँ पर लिख लेते थोड़ा सा, आप साउथ अमेरिका, ठीक है, हैव द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि वो एरिया क्या हो गया अभी, प्रिजर्व कर दिया, कंजर्व कर दिया गया, वहां पर बाकी एक्टिविटीज नहीं होती, लेकिन फिर भी जंगल कट रहे, राइट, फिर भी क्या है, जंगल कट रहे हैं ना। तो ये जो अगर प्रिजर्व कर दिया गया, जिससे क्या है कि वहां पर बहुत कम कटाने है, गवर्नमेंट ध्यान रखती है, यस बात करते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसा कि अभी बताया किसने, मानो ने बताया ना शायद,
मानो ने बोला कि 40,000, राइट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, मानो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्लांट की, अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्लांट्स कितने हैं, राइट। प्लांट की स्पीसीज जब देखोगे ना, तो नियर अबाउट कह सकते हो मोर देन 40,000, ठीक है, स्पीसीज पाई जाती है। क्लियर। यही अगर आप इस एरिया में जो फिशेस पाई जाती हैं उनके बारे में बात करो, फिशेस के बारे में बात करो, तो आप देखोगे यहाँ पर 3,000 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है। डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप बर्ड्स के बारे में बात करो इस एरिया की, तो आप देखोगे 1300 के आसपास स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। इस एरिया में बहुत ढेर सारे मैमल्स हैं, है ना। मैमल्स के बारे में बात करो तो नियर अबाउट 4 to 7 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे एम्फीबियन के बारे में बात करो, है ना, एम्फीबियन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, ये भी लगभग 4 to 7 स्पीसीज के आसपास पाई जाती है। अभी नई डिस्कवरी जो रही है उनका एडिशन इसमें है नहीं। क्लियर। रेप्टाइल्स के बारे में अगर हम बात करें उस एरिया में अमेज़न के अंदर, तो आप देखो वहां पे आपने बड़े एनाकोंडा इन सब का नाम सुना है, राइट। अगर उस एरिया के इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करें, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर लगभग 1,25,000 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है ना। और वैसे भी मालूम है सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट ही है। तो इंसेक्ट की बात करें यहाँ पर, तो कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट आप कह सकते हो 2 मिलियन के आसपास, राइट। और बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं, 2 मिलियन मतलब ये कह सकते हो कि ये जो वेटिंग में चल रहा है, वेटिंग टू डिस्कवर, है ना, टू बी डिस्कवर्ड। तो ये डेटा है हमारे पास, ये डेटा हमें याद करना पड़ेगा। और याद कैसे होगा, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ोगे ये डेटा याद हो जाएगा। आपको आपको एक मैं छोटा सा फार्मूला देता हूँ, अगर आप उसको कर पाओगे तो याद हो जाएगा। ये क्या करना, रीड करना, थिंक करना और उसको राइटिंग करना, राइट। क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको थिंक करते हैं, क्या उसमें क्या दे रखा, कंसेप्ट के एनालाइज करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ भी सेम ऐसे जो भी डेटा आप पढ़ रहे हो ना, उन डेटा को क्या करो, एनालाइज करो। बायो में जो भी पढ़ रहे हो याद नहीं करना, आपको करना क्या है, सिर्फ एनालाइज करना है कि इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। क्लियर है। जब आप 2-3 बार इसको थिंक करोगे, तो अपने आप से आप इसको लिखोगे 1-2 बार, तो आपकी हैंडराइटिंग के नीचे जब आएगा तो ये याद रहेगा आपको हमेशा। क्लियर है। रीड करना है, थिंक करना है और राइटिंग करना है, इतनी चीजें करनी है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास फिर से कि क्या रीजन है जो ट्रॉपिकल रीजन पे इतनी ढेर सारी बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन समझ में आया क्या। क्वेश्चन ये क्या, हम क्या कह रहे हैं, रीजन, किसका रीजन, फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल, है ना, बायोडाइवर्सिटी। कहां पर, इन ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन। बात सुन, क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है। क्लियर है। एक्चुअल में जब आप स्पीसीज के बारे में बात करते हो, तो स्पीसीज किसके साथ में एक रिलेशन शो करता है, आप कह सकते हो टाइम के साथ में। जैसे कि एक टाइम था जब डायनासोर हुआ करते थे, आज नहीं है, लेकिन डायनासोर की जगह पे हम लोग भी आ गए। बहुत से नए नए स्पीसीज अभी आ गए हैं। राइट। बात सुनना है, क्या रीजन है इसके पीछे। सबसे पहला रीजन तो हम बात कर सकते हैं पर क्या है, स्पीसीज का, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन या स्पीसीज का बनना, हम कहते हैं स्पेशिएशन, बोलते क्या है, स्पेशिएशन, राइट। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, जनरली अगर आप देखो
किसके साथ में कंसीडर कर सकते हैं, टाइम का फंक्शन है एक तरह से। ठीक है, बात समझ में आई क्या? कंसीडर्ड एज द फंक्शन। आप संदीप बोलो कुछ संदीप कह रहे, संदीप तो मैं ही हूँ, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता हूँ, लेकिन क्योंकि संदीप सर के नाम से मैंने इसको लॉगिन किया तो बार बार जब मैं बोलता हूँ तो संदीप निकल के आता है, उसमें लिख के आता है। क्लियर? किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। बात सुनाई क्या? ट्रॉपिकल रीजन में जो सबसे ज्यादा है उसका रीजन एक तो ये कि मैंने बताया सबसे पहले स्पेसिएशन जो हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, तो हमने उनकी बात करने की स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने बात की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिएशन, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन। और ये किसका है? जनरल फंक्शन किसका है? फंक्शन ऑफ टाइम है। दूसरी बात जो इसके अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या, जब टेम्परेट रीजन में बात करते हैं तो वहां पर क्या है? ग्लेशियर्स है, हाँ है ना। यहाँ पर वहां पर क्या ग्लेशियर्स है, आपको मालूम है पास्ट रीजन में अगर आप देखो वहां पर ज्यादा ग्लेशियर्स रहे तो उसके टेम्परेचर वहां पर क्या रहा, कम रहा। लेकिन अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बारे में बात करते हो, ठीक है, अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर बहुत सालों से यानी मिलियन ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब्ड क्लाइमेट है, अनडिस्टर्ब क्लाइमेट है। जिससे क्या हुआ, इवोल्यूशन के लिए हमें एक नया मतलब हमें एक सुटेबल कंडीशन मिल पाई जिसकी वजह से नई नई स्पीसीज डेवलप हुई। क्लियर है? तो मैं ये भी यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपसे बात करी है। क्या मैंने कहा? टेम्परेट रीजन में, है ना, टेम्परेट रीजन्स के बारे में जब बात करते हैं, रीजन्स हैव क्या है, हैव शोन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। बात समझ में आया? कब? इन द पास्ट, पहले ऐसा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर कभी बन ही नहीं पाया कि वहां पर स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके, है ना। बट अगर हम बात करें, अगर हम ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, बट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है ना के बारे में बात करते हैं तो क्या है यहाँ पर, एक जैसी कंडीशन मैंने बताया, हैव रिमेन्ड दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। ठीक है, फॉर मिलियन ऑफ ईयर, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ईयर्स। इसकी वजह से क्या है वहां पर लॉन्ग टाइम मिला, ज्यादा से ज्यादा टाइम मिला इसके लिए नई स्पीसीज के डेवलपमेंट होने के लिए। ठीक है ना, हम कह सकते हैं हेंस, है ना, हैज अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम बोल सकते हो। हाँ, एक मिनट, फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। एक मिनट, हाँ बेटा, समझ में आया रीजन? समझ में आया क्या? पहला रीजन हमारे जो है, ओके। मैंने इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, मैंने आपको बोला सबसे पहले बात की क्या रीजन है कि जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रीजन पे ज्यादा है और टेम्परेट रीजन पे या पोल रीजन पे कम है, अनइवन क्यों है। ठीक है ना, तो पहली बात मैंने बात की व्हाट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, शीतल आप कुछ बोल रहे हैं क्या? चले, शीतल आप कुछ बोल रहे हैं क्या? चलो कोई नहीं। मैंने पहला पॉइंट लिखा कि एक नई नई स्पीसीज की फॉर्मेशन बनने के लिए
वो क्या होता है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। तो टेम्परेट रीजन में क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली ग्लेशिएशन हुआ, मतलब चेंजेस वहां पर ज्यादा है, टेम्परेचर वहां पर वेरी करता है बहुत ज्यादा, और पास्ट में बहुत ज्यादा वहां पर चेंजेस भी हुए हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप देखोगे तो बहुत सालों से अनडिस्टर्ब कंडीशन रही है ना। तो इसका एक रीजन और है, इक्वेटर रीजन के आसपास ही देखो सन कहाँ होता है, इक्वेटर रीजन के आसपास ही होता है, तो हमको सोलर एनर्जी भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एक बढ़िया टाइम मिला, ज्यादा टाइम मिला किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। दैट इज द वन रीजन कि नई स्पीसीज का यहाँ पर ढेर सारी फॉर्मेशन हुए, यानी बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में ज्यादा क्यों है। एक रीजन ये समझ में आया क्या, हाँ है ना, जल्दी से बोलो हाँ है ना, फिर आगे चलता हूँ मैं। ओके ठीक है मानो। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा रीजन क्या है, एक और रीजन। मैंने पहले पॉइंट के बारे में जो बात की थी, ओके जय करण, जो हमारा पहला पॉइंट था, आज 11 लोग हैं हमारे पास, आप तो कह रहे थे 12-15 आते हैं, लेकिन है ही नहीं अभी तक। चलो कोई नहीं, इंतजार कर रहे होंगे कुछ और। अब देखो, अगर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, तो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में बात करूं, तो टेम्परेट रीजन क्या है और ट्रॉपिकल रीजन में देखो सीजनल चेंजेस कहाँ पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, सीजनल चेंजेस के बारे में बात करें, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के बारे में जब बात करते हैं हम यहाँ पर, है ना, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो ये टेम्परेट से क्या है, अलग है, अनलाइक टेम्परेट। किस चीज में, सीजनल चेंज में, राइट। टेम्परेट में क्या होता है, यहाँ पर कम चेंजेस होते हैं, सीजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, सीजनल चेंजेस क्या है, समझ में आया क्या। अब देखो, अगर आप बात करो कहां पर ज्यादा कांस्टेंट है, तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, अगर हम बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिलेटिवली अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, मोर कांस्टेंट, है ना। और हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी सीजन क्या हो रहा है, ये समर आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, विंटर आ रहा है, ये सब हम लोग पहले से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट पहले से कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वहां पर हम चेंजेस होते हैं, है ना। और ऐसे जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहा, इसकी वजह से उस हैबिटेट में ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये बात की आपको समझ में आई क्या, ओके। मैं दूसरा पॉइंट जो इसके साथ में बात कर रहा था, ऐसा जो कांस्टेंट है इसकी वजह से क्या होता है, जैसे एक पॉइंट ये था बी में, दूसरा ये था, राइट। देखो क्या आपका सच कांस्टेंट, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एनवायरमेंट, ठीक है, प्रमोट किसको करता है, ये वर्ड तो आपने पढ़ा है, इसका मीनिंग भी आपको मालूम होगा, अभी पढ़ा था आपने, एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर कोई लिविंग रहता है, समझ में आया क्या, एक स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर रहता है, एंड इसी की वजह से क्या हुआ, ढेर सारी क्लियर डाइवर्सिटी हुई। दोनों पॉइंट समझ में आए कि हम दोनों ये बात की यहाँ पर, एक जैसा कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मतलब सीजनल चेंजेस जो हमको मालूम है और हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाई। क्लियर है, हाँ है ना। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, चेंज। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, चेंज। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, अगर हम बात करें तीसरा रीजन क्या है, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सोलर एनर्जी डायरेक्ट मिलती रहती है। इक्वेटर पे आप देखो, जो इक्वेटर के साइड में लोग होते हैं वहां पर अगर आप उनका बॉडी कलर देखो तो कैसा होता है, ब्लैक होता है ज्यादातर।
लेकिन आप अभी अपनी साइड में आप आ जाओ, जैसे यूपी की साइड में आ जाओ और अभी कश्मीर की साइड में आप इधर है उधर आ जाओ, तो वहां पर देखो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इनका कलर डल होता है। इवन इधर इक्वेटर वाला भी जाके उधर रहता है तो कुछ दिन बाद उसके भी कलर क्या होता है, थोड़ा फेयर हो जाता है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा हो जाता है। क्लियर। तो एक रीजन क्या है, इक्वेटर रीजन पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही थी, सोलर जो है ये डायरेक्ट पड़ती है, इसकी वजह से वहां पर क्या है, वहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, और वहां पर जो फोटोसिंथेसिस हम जो बात कर रहे थे, प्लांट्स है ना, ये वहां पर अच्छे से ग्रोथ करते हैं, प्लांट्स वगैरह जो है वहां पर अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो वहां पर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। और फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्पीसीज प्रॉपर तरीके से रन करती है, डेवलप करती है। तो यही थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है ना। देयर इज मोर, क्योंकि आपको मालूम है इंडोनेशिया की साइड में जाओ तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको सोलर डायरेक्ट नहीं मिलती, तो कैसा होता है, डिफ्यूज होता है। ठीक है। एक रीजन देखो ना आप, जिस पहाड़ में अपने घर के आसपास भी आप देख सकते हो, जो हमारा माउंटेन्स है, माउंटेन के दोनों साइड में कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े से पहाड़ होते हैं, तो माउंटेन के एक साइड में तो सनरेज पड़ती है, दूसरी साइड में नहीं पड़ती है। तो नहीं पड़ती तो उधर के जो वेजिटेशन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उनको आप देखो, ध्यान दो उन पे, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू अवेलेबल है। ठीक है। कंटिन्यू अवेलेबल होने की वजह से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है डेवलप होने के लिए हमें, मतलब जो सालों से, इतने हजारों सालों से जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, क्या करता है, विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। समझ में आई बात ये नहीं, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। और इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और ये प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हो, इसी की वजह से क्या है, ग्रेटर डाइवर्सिटी है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। तो हम लोगों ने 3 रीजन के बारे में बात किया, राइट। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, बी पॉइंट दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। हमने पहले रीजन में बात की कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब इक्वेटर से हम आगे जाते हैं तो उसके साइड में देखो, पहले पॉइंट पे हमने क्या बात की, लैटिट्यूड के बारे में बात की ना। तो हमने कहा जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमने बात की, क्या होता है, जो स्पेसिएशन है वो टाइम का फंक्शन है, राइट, पहली बात करी। दूसरी, इसी में हमने बात कहा कि जैसे आप टेम्परेट रीजन पे जाते हो तो वहां पर चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट हुए, अभी तक पास्ट में जो चेंजेस हुए बहुत ज्यादा हुए। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, हजारों सालों से, मतलब मिलियन ऑफ ईयर से क्या है, एक जैसी कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, ज्यादा टाइम मिला, किसके लिए, इवोल्यूशन होने के लिए। वहां पर इस एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में क्या, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हुआ, दैट इज द वन रीजन। दूसरा रीजन मैंने बताया कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जैसे टेम्परेट के कंपेयर में देखोगे तो क्या होता है, टेम्परेट सीजनल, मतलब टेम्परेट में सीजनल चेंज कम होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल में ज्यादा है। और साथ देखो एक चीज यहाँ पर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी समर आने वाला है, अभी विंटर आने वाला है, अभी रेनी सीजन आने वाला है। क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, नीचे का मतलब होता है जैसे जिस एरिया में आप, मान लो मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ में पर्टिकुलर कहाँ से रहता हूँ, मेरा चेंजेस, एक्सचेंज, इंट्रैक्शन किन किन लोगों के बीच में होता है उस जगह पर, उसे हम नीचे बोल सकते हैं, है ना। वैसे मैं कहाँ रहता हूँ, लखनऊ के अंदर रहता हूँ, हैबिटेट। क्लियर। इसकी वजह से क्या हुआ, डाइवर्सिटी बढ़ी। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की, थर्ड पॉइंट जो बात किया, हमने कहा कि सोलर एनर्जी हमको ज्यादा मिलती है, सोलर एनर्जी मिलने की वजह से हम यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमारे, मतलब ग्रेटर डाइवर्सिटी हमको यहाँ पर मिलती है। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना। इसकी में डाउट है यहाँ पर कोई, चलो नहीं है तो थोड़ी सी हम और आगे बात करते हैं। चलो, अब इस पे थोड़ा सा हम जब और बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, एक और हेडिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमने पहले रीजन्स बात करे, और अब देखते हैं थोड़े से एक और हेडिंग के बारे में बात करते हैं। हेडिंग क्या है हमारे पास, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, है ना।
एरिया ना, देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इस पे बहुत सा वर्क हुआ, तो उसमें एक साइंटिस्ट है, नाम उनका, वैसे तो इनके भाई का नाम आपने पहले भी सुना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, भाई नहीं है मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अलेक्जेंडर के बारे में तो आपने नाम सुना है ना? क्या किया था उन्होंने? एंटीबायोटिक के बारे में याद है ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो फर्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बात किया था। जब अलेक्जेंडर नॉन हम्बल्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये कौन थे? जी जर्मन थे, ठीक है। और पहले नेचुरलिस्ट ही होते थे, नेचर को जो ऑब्जर्व करते हैं वो नेचुरलिस्ट बोलते हैं, है ना? तो हम कह सकते हैं जर्मन थे। दूसरी बात, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं नेचर से रिलेटेड थे, इसलिए हम इन्हें ये बोल सकते हैं। साथ में अगर हम चाहें तो इनके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जियोग्राफर भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने कहां पर वर्क किया था? इन्होंने वर्क किया साउथ अमेरिकन जंगल्स में, कि फॉरेस्ट में यूज वर्क किया यहाँ पर, क्लियर है? और वर्क करने के बाद इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए यहाँ पर। वो ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बात समझो, किसी एरिया में, जैसे कल मैंने आपसे दो टर्म्स के बारे में बात किया था, एक मैंने बात की कि स्पीसीज रिचनेस के बारे में बात किया था, और इवननेस के बारे में बात किया था, याद है? हाँ है ना, याद है? चलो अब मानो एक बात देखो यहाँ पर, ठीक है, आगे थोड़ी सी हम और बात देखते हैं। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि मान लो एक ये पर्टिकुलर एरिया है, राइट? तो अगर आप इसके अंदर बात करो, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप बात करो किसके बारे में, स्पीशीज रिचनेस के बारे में बात करो, तो अगर यहाँ पर फूड या कह सकते हो बेसिक जो नीड है, जो ग्रो करने के लिए बेसिक नीड्स है, उनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो क्या होगा? सबसे पहले ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, राइट? अगर हम ग्राफ के उस पर देखें तो कह सकते हैं, मान लो ये शुरुआत में कंडीशन है, ठीक है, शुरुआत की कंडीशन ये है, मान लो पहले स्लो स्लो क्या होगा? बढ़ेगा। पहले स्लो स्लो क्या होगा? बढ़ेगा, और तेजी के साथ में बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में? मतलब कहने का है कि हर एक किसी भी एरिया में अगर स्पीशीज रिचनेस के बारे में बात करें, विद द टाइम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कितने लेवल तक, किस लेवल तक बढ़ेगा? तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में बढ़ना बंद हो जाएगा। बात सुन रहा है क्या? एक सर्टेन लिमिट के बाद में क्या होगा? बढ़ना बंद हो जाएगा। ये समझ में आई बात? हाँ या ना? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताया, क्या स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी? एक सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका आप ग्राफ पूछा जाता है आपको, जैसे एंजियोस्पर्म है, प्लांट है, बर्ड्स है, बैट है, फिश वाटर है, इन सब का वहां पर अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए तो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्लियर है? तो मैं जो मैंने आपको बताया है उसको एक पॉइंट में समराइज कर देता हूँ। क्लियर? मैंने कहा विद इन अ रीजन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या होगा, ठीक है। देखो अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं विद इन स्पीसीज रिचनेस के बारे में जब बात कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ेगी
बात समझ में आई क्या? जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है। विद्या क्यों कम होने लगेगी, इसका रीजन समझ में आया? नहीं ना। इसका रीजन क्या है कि उस एरिया में जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या होने लगेंगे, कम होने लगेगा ना धीरे धीरे। सबकी नीड्स एक जैसी लगभग होने लगेंगी, तो एक्सप्लोर जितना हो सकता है उतना होगा। उसके बाद में क्या होगा, बट ओनली अप टू द, या अप टू अ सर्टेन लिमिट। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आए? तो इधर अगर हम इस साइड में लिखते हैं क्या, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, और इधर लेते हैं क्या, एरिया। तो जो आपने ग्राफ अभी बनाया, ग्राफ कैसा हुआ पहले आपने देखा, इंक्रीज होता गया, ठीक है, इंक्रीज होता गया, बट एक टाइम के बाद में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस इक्वल टू सी ए की पावर यहाँ पर एन कर सकते हो, क्लियर? ए की पावर क्या कर सकते हो, एन। इसी में एक और ग्राफ आपको मिलेगा जिसके बारे में बना देता हूँ, आगे बताऊंगा आपको। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा देखोगे तो इसको बोलते हैं लैग लॉग स्केल बोलते हैं। और इसका जब हम लिखते हैं ना, तो लिखते हैं क्या है यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखते हैं, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस, वो आपका एक फार्मूला ना, लॉग वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, उससे हम यहाँ पर कंपेयर करके इसको ये करते हैं। लेकिन कैसे होता है मैं बताता हूँ इसके बारे में, क्लियर है? ये आपको मिलेगा कैसा, यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पर ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रिलेशन आपने जो यहाँ पर ग्राफ के बारे में बात किया है, ग्राफ में क्या है, तो जो बात कर रहा था मैं, ढेर सारी वैरायटी के बारे में बात किया था, वैरायटी ऑफ टैक्सा, टैक्सोनॉम। तो इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया था, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स, इसके अलावा बैट्स, ठीक है, इसके अलावा जो फ्रेश वाटर, एफडब्ल्यू का मतलब फ्रेश वाटर, फिशेस, है ना। अगर इन सब का देखो तो कैसा होगा ग्राफ, याद रखना ये पूछा जा चुका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसी को कोई डाउट नहीं, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ग्राफ जो होगा बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि किसी भी एरिया में आप स्पेसिफिक एरिया में जाते हो, विजन रीजन, एक रीजन में जाते हो, तो स्पीसीज रिचनेस सबसे पहले बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल्स कह सकते हो, बेसिक नीड्स कह सकते हो, उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर ज्यादा नेचर में प्रोडक्ट होता है। बट एक टाइम के बाद, क्योंकि कंज्यूमर बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्ट तो लिमिटेड है, वो कम होता जाएगा, तो नो डाउट वहां पर जो स्पीसीज बढ़ रही थी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट लेवल में पहुंच जाएगी। तो ग्राफ कैसा है यहाँ पर हम लोगों ने देखा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्लियर है? जैसा मैंने, समझ में आया चीज, अनुष्का समझ में आया अभी? ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन, अभी हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया ना, स्ट्रेट लाइन अगर लॉगरिथम स्केल पे देखते हैं, y बराबर mx प्लस सी से करते हैं, तो अपना जो फार्मूला हम लोगों ने अभी बताया था क्या, log s इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, और उसको कंपेयर करना किसके साथ में, एक फार्मूला है ना अपना y बराबर mx प्लस सी है ना, ग्राफ निकालने के लिए आप लोग यूज करते हो फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पर s क्या है, एस क्या है, तो हम बात करते हैं स्पीसीज रिचनेस होती है, ठीक है। ए के बारे में बात करूं तो ए क्या होता है,
एरिया होता है। जेड क्या होता है तो आपको मालूम है, स्लोप होता है ना। ठीक है, इसे आप एक नाम और बोलते हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। एक मिनट, कोफिशिएंट भी बोलते हैं। हाँ, जेड जो है ना स्लोप होता है लाइन का। इससे आप कंपेयर करते हो ना, जैसे आप सी जो होता है, सी एम एक्स प्लस सी के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, मालूम है ना आपको, ये प्लस माइनस कैसे होगा। क्लियर, तो उसी से कंपेयर करो, स्लोप कितना होगा उसकी वैल्यू जेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर सी है यानी वाई, और इसे बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट। जेड आएगा, जेड आएगा, टू नहीं आएगा। ये कॉफिशिएंट है ना बेटा, यहाँ पर ये क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ वैल्यूज हैं, पुट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज है, उनके बारे में अलग अलग बात करते हैं। जैसे कुछ इकोलॉजिस्ट ने इसको फाइंड किया और कहा कि वैल्यू ऑफ जो जेड है ना, अगर लाई करे कहां पर, एक रेंज में, कौन सी रेंज में, इन द रेंज 0.1 से 0.2, याद रखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर देखो, जब इस पे मतलब 0.1 और 0.2 पे की रेंज में रखा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ जेड जो होता है वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू सेम होता है कि इसके, ये बात समझ में क्या, छोटा सा पॉइंट ही लिख देता हूं यहाँ पर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जेड फॉर टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिक, ठीक है, ग्रुप और द रीजन। कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? ओके, अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू के बारे में जब बात करते हैं तो वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ द सेम, इसके लिए, फॉर जो प्लांट्स पाए जाते हैं कहाँ पे, ब्रिटेन में। ओके जयकरण, माइक किसका आने, चले। मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ जेड जो है ना, यहाँ पर ये जेड है भाई, यहाँ टू नहीं, 0 to 1, अगर अगर कितना है 0.1। और रिया, तुम्हारा माइक कहाँ है बेटा, अगर आप जेड की वैल्यू किस रेंज में रखे, इस रेंज में रखे, तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। क्लियर, तो यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या है, वैल्यू सेम होगी किसके लिए, प्लांट्स के लिए। कहां पर, अगर हम ब्रिटेन के अंदर बात कर रहे हैं, सेम है। ठीक है, किसके लिए, और बर्ड्स के लिए। ठीक है, कहां पर, तो हम बात करते हैं कैलिफोर्निया। ठीक है, या मोलस्कन्स के लिए बात करें, राइट, तो कहां पर, न्यूयॉर्क में बात, इन जगहों पर वैल्यू क्या है बेटा, सेम रहेगा। किसकी, जेड की वैल्यू बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ वैल्यू सेम फॉर प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड, कैलिफोर्निया, मोलस्कस, कितना, 0.1 से 0.2 के बारे में हमने बात किया। क्लियर है, हाँ है ना। चलो दूसरी बात करते हैं। अब ओके मानो,
अब देखो यहाँ पर एक बार हमने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को क्या किया, एनालिसिस कर लिया बड़े एरिया में, जैसे पूरा पूरा एक कॉन्टिनेंट में कर दिया, तो लाइन क्या होगी, तो लाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टीपर होगी। लाइन कैसी होगी, बहुत ज्यादा स्टीपर होगा। और यहाँ पर जो जेड की वैल्यू जो होती है 0.6 से 0.12 होती है। दूसरी बात देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी पुट है, 0.6 से 0. इतना हो 1.2 हो अगर जेड की वैल्यू, तो क्या होगा, तो हम देखो यहाँ पर क्या होगा, इफ एक बार एनालाइज कर लो, इफ एनालाइसिस द स्पीसीज एरिया, ठीक है, रिलेशनशिप। देखो यहाँ पर डेटा है, डेटा याद रखना पड़ेगा कहां पर, अमंग वेरी लार्ज एरिया, ठीक है, या कह सकते हैं एक कॉन्टिनेंट में बात कर लो, ठीक है। तो लाइन कैसी होगी इस कंडीशन में, लाइन कैसी होगी, स्टीपर होगी, है ना, लाइन इज मच स्टीपर। क्लियर है, का वैल्यू क्या है 0.6 से 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में होती है। तो लाइन कैसी होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो आप अभी एनालिसिस कर रहे हो वो एनालिसिस कैसा है, एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर है, एक पूरा कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सी बर्ड्स होती है जो फ्रूट ईटर होती है ना, जो क्या होती है, फ्रूट ईटर होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मालूम है किसी को, क्या बोलते हैं, फ्रूगी वोरस। बात सुन में। और बात करो किसके बारे में, मान लो मैमल्स है, मैमल्स कहां पर, अगर इनकी बात करें हम कहां पर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। और एक मिनट इसको सही करता हूं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर जो जेड की वैल्यू मिलती है ना, जेड की वैल्यू जो मिलती है यहाँ पर मिलता है 1.15। मतलब यहाँ पर स्लोप कैसा होगा, स्लोप यानी कि हम बात कर रहे हैं जेड की वैल्यू के बारे में, जेड की वैल्यू जो यहाँ पर मिल रही, कितनी मिल रही है, 1.15 के आसपास मिलती है। क्लियर है, क्लियर है। तो स्लोप किस पे डिपेंड करता है, जेड की वैल्यू पे। तो अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है तो स्लोप कैसा होगा, ज्यादा स्टीपर होगा या कम, जल्दी बोलो। अगर जेड की वैल्यू ज्यादा है, हाँ यस, क्लियर, बात समझ में आया। तो ये चीज जो आपने बोला है ये छोटा सा पॉइंट है, बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। द स्टीपर स्लोप, ठीक है, इंडिकेट्स अ हायर स्लोप, या फिर कह सकते हो हायर वैल्यू ऑफ जेड। बात समझ में आई क्या, तो ये एक एनालिसिस हुआ, ये एक एनालिसिस हुआ था, समझा कि नहीं, जो स्लोप हमने बात की। यहाँ पर कोई डाउट किसी को आया क्या, हम में से जितने लोग हैं यहाँ पर, अनुष्का कोई प्रॉब्लम मानो, ओके, अमरीश, अनुष्का, हिताक्षी, जयकरण, एंड जितने लोग भी मानो, रिया, संचाली, शीतल, एंड वन मोर, कौन है लास्ट में, विजेंद्र। कोई प्रॉब्लम है अभी जो हमने बात की, इसमें कुछ समझ में आया बेटा आप लोगों को, ठीक है।
चले फिर हम आगे। ओके, थोड़ा मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, सारी चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये शेयर कर पाऊंगा जिससे। ठीक है, अब देखो एक अगली बात मैं यहाँ पर करता हूँ। क्या जरूरी क्या है इकोसिस्टम जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें चाहिए। तो एक और हेडिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पर फिर से, एक और नई हेडिंग में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, राइट, क्यों हमें इनको बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, टू एन इकोसिस्टम, क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, बात समझो। अगर किसी इकोसिस्टम में, अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या ज्यादा क्या होगा, और उसका इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप एक कह सकते हो कि स्पीसीज और इकोसिस्टम है ना, इन दोनों में एक को रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, एक को रिलेशन है, किसके बीच में, स्पीसीज और इकोसिस्टम के बीच में, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज कह सकते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज और इकोसिस्टम के बीच में क्या है, एक को रिलेशन है। कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो कोई कम्युनिटी है, एक जनरल सा आप समझो, कोई कम्युनिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कब होती है। एक सिंपल सी बात, अपने आसपास देखो, अभी एक नया हमारे पास एक बहुत भूचाल सा आया है, मतलब भूकंप सा आ गया, आपको मालूम है, लाइक तालिबान, अफगानिस्तान का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। अफगानिस्तान में बहुत ढेर सारे टाइप के मतलब पॉपुलेशन है वहां पर। अभी क्या है वहां पर, स्टेबल, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, आपको मालूम है क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट ग्रुप था वो क्या हो गया, सत्ता में आ गया, पावर में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई। कभी भी बम धमाके होते रहते हैं, सिविलियंस की डेथ होती रहती है ना, किसी को फूड नहीं मिल पा रहा, किसी कुछ नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि वहां पर जो शांति, जो गवर्नमेंट थी वहां पर, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो का वो अब नहीं रही, या उसके जैसे लोग नहीं रहे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जब आप बात करते हो कम्युनिटी के बारे में, किसी कम्युनिटी में जब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ में आई, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई ना। मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, कह सकता हूँ सिंपल सी बात, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें अगर हम, ऑफ कम्युनिटी, है ना, तो कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। बात सुन रहा है, मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, सिंपल सी बात। अगली बात करते हैं, अगर आप कोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है, अब आप पहली बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई हमारी कि स्टेबिलिटी ज्यादा तब होगी जब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगे। तो वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्टेबल इम्यूनिटी, जो स्टेबल कम्युनिटी है ना, बारे में बात करो, क्लियर, या प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करो कि क्या होगा। ओके, नेट थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी। ओके, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होगी, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा।
समझ में आया क्या? कह सकते हैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट यही, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर, है ना। ईयर टू ईयर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं लेस। बात समझा क्या? कम्युनिटी अगर स्टेबल है, इफ स्टेबल कम्युनिटी, देन क्या होगा, देन वेरिएशन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना? इसका रीजन समझ में आया क्या? क्योंकि वो लोग उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करने लगते हैं कम्युनिटी। बात समझ में आए? दूसरी बात, ये समझ में आया क्या? इसका रीजन समझ में आया क्या? कब तक ऐसा रहेगा, अगर कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो, कब तक ऐसा रहेगा, कि जब तक वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ओके दोबारा से बताता हूँ जय। मैंने कहा कि अगर कोई कम्युनिटी स्टेबल है तो कब होगी, तो मैंने कहा पहला पॉइंट बताया, स्पीसीज आप नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर वेरिएशन क्या होता है, कम से कम होता है। बात समझ में आया? हाँ या ना? कम से कम होता है। क्लियर? क्योंकि वहां पर वो लोग अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर जयकरण, अब मैंने कहा कि कब डिस्टरबेंस हो सकता है वहां पर, या तो नेचुरल डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा वहां पर हो जाए, भूकंप आ जाए या कुछ और आ जाए, ठीक है, नेचुरल कुछ प्रॉब्लम्स आए, या फिर हम चले जाए, क्योंकि हम सबसे बड़े, हम हम जो है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डिस्टरबेंस कब हो सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है आइदर या तो नेचुरल या तो मैन मेड हो सकता है। बात समझ में आई क्या? कोई भी चीज वहां पर चेंज कब हो सकती है, जब डिस्टरबेंस कैसा होगा, या तो हमारी वजह से होगा, और ज्यादातर जगह पर हम ही होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब दूसरी बात, अच्छा वहां पर कोई इस एरिया में कोई एलियन स्पीसीज आ जाए, बात सुनो, एलियन स्पीसीज का मतलब समझो, जो उस एरिया में नहीं पाई जाती हो, लेकिन उस एरिया में ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये कम्युनिटी उस टाइम पे उसके लिए रेजिस्टेंस शो करेगी। ठीक है, एलियन स्पीसीज आए तो क्या हो जाए, हम लिख सकते हैं पर एलियन स्पीसीज के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर वो कम्युनिटी क्या करेगी, रेजिस्टेंस शो करेगी। ठीक है, क्लियर है? इन्वेजन का मतलब अटैक, ठीक है, बाय एलियन स्पीसीज, किसी और एरिया की स्पीसीज अगर वहां पर आती है तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, एक बात देखो, जो अभी तक हमने करेक्टर यहाँ पर बात की है, जो करेक्टर हमने बात की है, वो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के बारे में बात किया कि स्टेबल कब होगा। तो हमने कहा ये बात करी, रिचनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात देखो है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और साइंटिस्ट है मिस्टर डेविड टिलमैन। ठीक है, इनका नाम क्या था, इन्होंने भी इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए थे। नाम है डेविड टिलमैन। इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म में अगर बात करें इकोसिस्टम का, इन्होंने क्या किया, लॉन्ग मतलब एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जो बहुत लॉन्ग टाइम तक किया, उसके बाद में उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में उन्हें उन्हें बताया। उन्होंने कहा जहां पर ज्यादा स्पीसीज है ना, वहां पर ईयर बाय ईयर, जो मैं आपसे बात कर रहा था, वेरिएशन क्या होगा, ईयर बाय ईयर जो वहां पर जो बायोमास है ना वो कम होगा। अब बायोमास की बात करो, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था विद मोर स्पीसीज, है ना, रिचनेस कह लो, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कैसे, सोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन
इन टोटल प्रोडक्टिविटी, या कह सकते हैं टोटल बायोमास। किसी एरिया का बायोमास का मतलब क्या होता है, जो वहां पर टोटल हर साल होता है। कम क्यों होगा, क्योंकि वहां पर यूज करने वाले जो लोग हैं ना, मतलब वहां पर यूज करने वाले जो स्पीसीज है वो क्या है, ज्यादा होंगे। बात सुन में आई क्या? हाँ है ना। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करोगे, अगर बायोमास के बारे में बात करें तो ये कम हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन नेट बायो जो बायोमास के बारे में, टोटल बायोमास के बारे में बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि हम कहें कि इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी क्या करती है, ठीक है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू, एक इसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट समझ में आएगा? डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन नेट बायोमास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है। अब इसका मतलब समझो यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई क्या? यानी कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो इकोसिस्टम कैसा होगा, हेल्दी होगा, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। क्लियर है? एक बात समझ में आई क्या, कि स्पीसीज इंक्रीज करेगा, अगर नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी तो जो इकोसिस्टम है वो भी क्या होगा, अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, है ना। हम कह सकते हैं स्पीसीज रिचनेस के बारे में जो बात कर रहा था मैं, क्लियर, कंट्रीब्यूट अ वेल बीइंग इकोसिस्टम। बात समझ में आई क्या? रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, चलो। जब हम बात कर रहे हैं रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब इकोसिस्टम का हेल्थ नहीं है केवल, कि कैसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, साथ में हम वहां पर ये भी देखते हैं वहां पर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेसेस क्या है। बात सुन में आई क्या? अब इसका एक एक और बात करते हैं। मान लो कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पीसीज गायब हो रही है। गायब होने का मतलब डिक्रीज है, हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्सटिंक्शन की वजह से, है ना। तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आया क्या? कैसे? देखो, द इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला है, ड्यू टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो रहा, क्यों गायब हो रहा है इसके बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, एक्सटिंक्ट होना मतलब यहाँ से गायब होना, अर्थ से धीरे धीरे कम होना, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने एरोप्लेन में सफर किया होगा, उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। एक बात और बताओ मेरे को, अगर आप देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात की, जब 20,000 हो तब क्या होगा, 15,000 होगा तो क्या होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बारे में आपने नाम सुना है, वहां पर क्या, फ्रॉग की स्पीसीज धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वहां से इंपोर्ट होने लगा, बाहर की ओर जाने लगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब बहुत सी जगह पर फ्रॉग को खाते हैं ना, तो वहां से धीरे धीरे कम होने लगा, वन वहां पर कम होने लगा, संरक्षित कम होने, तो वहां पर कम होने लगे फ्रॉग्स। फ्रॉग की वहां पर बहुत ढेर सारी स्पीसीज मिलती है,
लेकिन अभी भी क्या है, उनको पकड़ के लोग बाहर भेजने लगे, जिससे वहां पर क्या होने लगे, कम होने लगे। बात समझ में आई क्या? और एक टाइम आएगा और हमने कंट्रोल नहीं किया तो बाहर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फ्रॉग गायब हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, इस पे एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप सभी ने कभी ना कभी एरोप्लेन में सफर किया होगा, नहीं तो आप सफर करोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, और इसको कंपेयर करना किसके साथ में, इकोसिस्टम के साथ में, कि अगर कोई एक्सटिंक्ट होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो क्या है, इस किसने दिया था उसके बारे में नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर नाम साइंटिस्ट का था स्टैंड फोर्ड, इकोलॉजिस्ट थे। और साथ में इनके साथ में एक और लोग थे, मिस्टर, अब देखो इन्होंने क्या किया। अब समझो एक चीज, मान लो कि आप एक एरोप्लेन की बात करो। ठीक है, अभी हम लोगों में से मान लो रिया प्लेन में गई। रिया प्लेन में गई, टिकट लिया, आराम से बैठी गई, है ना रिया? अब रिया ने क्या किया, जब वहां से निकलना हुआ तो वहां से सीट निकाल लाई। उस प्लेन का क्या किया, सीट निकाल ली, जिस सीट पे बैठी थी ना, उस सीट को निकाल लिया रिया ने। तो रिया, आप प्लेन उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? आप टिकट लेके गए थे और उसके बाद में वहां से वापस आए। ठीक है, वापस आए तो आपने क्या किया, जिस सीट पे आप बैठे थे वो सीट निकल रहा है कि भाई मैंने तो पैसा दिया है, वैसे भी गवर्नमेंट कहती है ये संपत्ति आपकी है, तो मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है रिया, अब मेरा क्वेश्चन ये है ना रिया, कि इस कंडीशन में ये फ्लाइट अगली बार उड़ेगी या नहीं उड़ेगी? उड़ेगा, उड़ेगी ना? चलो ठीक है। उसके बाद में मान लो रिया के बाद में कोई दूसरा, जैसे शीतल गई। ठीक है, शीतल ने क्या किया, अब जब पैसेंजर आएंगे सीट नहीं होगी तो चलो नीचे बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। शीतल ने क्या किया, उसमें जो टीवी लगी थी या कुछ लगा था उसको निकाल दिया। अभी फ्लाइट उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। मानो गया और उसने क्या किया, गेट निकाल दिया। चलो भाई गेट लेके चलते, घर पे काम आ जाएगा। तो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा ना? गेट निकाला है ना, तो उड़ेगा ना। मान लो विजेंदर गया, है ना, और विजेंदर ने क्या किया, उसमें से कुछ भी कोई ऐसी चीज निकाल दी जिससे, मतलब अगर जो किचन वाला सामान था वो, चलो उसको ले चलते, घर काम आएगा। तो क्या उड़ेगा? उड़ेगा ना, अभी भी सर्वाइव करेगा। लेकिन मैं चला गया और मैंने कहा यार मैं इसका इंजन ले चलता हूँ, काम आएगा अपने पास। तो अगर मैं उसका इंजन लेके आ जाऊं तो क्या फ्लाइट अब उड़ेगा? जल्दी बोलो, नहीं उड़ेगा ना। तो जब आपने सीट निकाली, टीवी निकाला, गेट निकाला, है ना, किचन का सामान निकाला या कुछ और उसमें से निकाला, फैन तो होता नहीं है, चलो आपने उसकी एसी निकाल ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। प्लेन ने अपने आप को सस्टेन किया और उड़ता रहा। लेकिन जब मैंने इंजन निकाला तो क्या हुआ, प्लेन उड़ना बंद कर दिया। हाँ या ना? जो मैंने इंजन निकाला तो इंजन वहां पर क्या रोल प्ले कर रहा था, की स्टोर। समझ में आया क्या? की स्टोर के रूप में वर्क कर रहा है। कहने का मतलब किसी इकोसिस्टम से, कहने का मतलब क्या है, कि किसी इकोसिस्टम से अगर कुछ चीजें वहां से रिमूव होती हैं, है ना, तो इकोसिस्टम अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई ऐसी स्पीसीज रिमूव हो जाए
जिसके रिमूव होने के बाद में इकोसिस्टम वहां पर सस्टेन ना कर पाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, इकोसिस्टम डैमेज हो जाए, तो उसको हम उस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, की स्टोन। क्या बोलते हैं, की स्टोन। की स्टोन क्या होता है, जो इस इकोसिस्टम को क्या कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। बात समझ में? हाँ है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते क्या है, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, इस हाइपोथेसिस के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ये हाइपोथेसिस का नाम क्या है, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया ये जो हमने एक्सपेरिमेंट बात की अभी बेटा? ठीक है, चलो। अब इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि इकोसिस्टम में की स्टोन समझ में आया ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की स्टोन स्पीसीज। ठीक है, वो स्पीसीज जो उस इकोसिस्टम को ड्राइव कर रही थी, अगर उसके ऊपर कुछ होता है तो वो क्या होगा, काम करना, इकोसिस्टम वहां पर ब्लास्ट होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम चल गया, अभी हमको ये मालूम चल गया कि बाकी स्पीसीज नहीं रहेंगी, तो एक दिन हम भी नहीं रहेंगे। बात समझ में आए? तो हमने इसके ऊपर फिर से बात करना स्टार्ट करी, हमारे साइंटिस्ट ने देखा, बात किया, और यहाँ पर बात आई क्या, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, हमारे पास 10-15 मिनट है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, चलेगा ना टाइम, 5-7 मिनट, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा होगा, चलेगा ना? इसमें जाएगा टाइम? ओके चलो आगे चलते हैं। लॉस ऑफ बायोसिटी, एक हमारे पास जो संस्था है IUCN, ठीक है, एक संस्था, ये क्या करती है आपको मालूम है, अलग अलग बुक होती है, जैसे रेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे जिसमें हम रखते हैं ना कि कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो हम इसके अंदर रखते हैं इन्होंने बताया रेड लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने किया, यानी कह सकते हैं रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट कह सकते हो, ठीक है किस चीज के, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पर जब की गई, देखा गया लगभग 784 स्पीसीज, ठीक है, जिसमें 338 के आसपास वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, और लगभग 369 के आसपास इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, और लगभग 87 क्या है यहाँ पर, प्लांट्स है, जिनको कहां पर रेड लिस्ट में रखा गया। बात समझ में? जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो 500 साल में क्या हो जाएंगे, लास्ट में, जो 500 साल में इन द, कह सकते हो लास्ट कितने ईयर में, 500 ईयर के अंदर गायब हो चुके, लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके। बात समझ में आई? इनमें से एक एग्जांपल आप जानते हो, जैसे आपने नाम सुना है डोडो के बारे में, नाम सुना है? डोडो कहाँ पर, मॉरिशस में पाया जाता था, बहुत ही फ्रेंडली था, हम लोग जाते थे, उसको बुलाते थे, ये हमसे मिलने चला आता था, ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, इसको काट के खा जाते थे, मार के। बात समझ में आया मानो? तो ये डोडो क्या है, मॉरिशस में पहले पाया जाता था, ठीक है, अभी ये रिसेंटली क्या हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, सबसे जल्दी जो हुआ हमारे पास अभी, अब ये अर्थ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास और है,
जैसे बोलते हैं क्वेगा, राइट। क्वेगा पाया जाता था अफ्रीका में, ठीक है, हाँ, अफ्रीका में पाया था। क्लियर, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। आप नेट पे एक बार इनका फिगर जरूर देखना, इससे आपको याद रहेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और चीज है, थाईलेशियन, ठीक है ना, ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया था, राइट, ठीक है, ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये डेटा है, याद रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर स्टीलर्स सी काउ, ठीक है, कहाँ पर, रसिया में, राइट राइट, बिल्कुल सही, ठीक है, रसिया में पाया जाता है, मतलब पाया जाता है नहीं, पाया जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी जो टाइगर की स्पीसीज है, टाइगर की सब स्पीसीज है, मालूम है आपको, जैसे बाली में जो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जवन में है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो कैस्पियन है, ये भी खत्म हो, बात सुन रहे, ये टाइगर्स थे, ये भी खत्म हो। तब हमको समझ में बाद में आया कि अगर ये सब ऐसे खत्म किसकी वजह से, हमारी वजह से, सिर्फ हम, इसके दोषी कौन है, अगर ब्लेम लेने, गिल्टी फील करने की बात है तो वी आर ओनली, क्योंकि हमने अपनी सुविधा के लिए फॉरेस्ट को कट किया, हमने पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ती गई, तो हम कुछ भी खाने को तैयार है, चाइना देख लो कुछ भी खाता है, तो जो कुछ भी खाने को तैयार है, तो हमने शिकार भी किया अपने आप को ये प्रूव करने के लिए, वी आर स्ट्रांग, टाइगर का शिकार, इनका शिकार, उनका शिकार, ठीक है। तो इन सब रीजन की वजह से बहुत ज्यादा एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक सिंबल बन गया कि नहीं, मैंने तो शेर का शिकार किया, मेरे दादाजी शेर को मार देते थे, हाथ से होकर देते थे, तो ये जो स्टेटस सिंबल बनाना, उनकी वजह से भी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हुई है, बात समझ में आया क्या। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर नियर अबाउट 27 स्पीसीज ऐसी हैं जो लास्ट 20 ईयर में गायब हो गई, लास्ट 20 ईयर में वो हो गई, है बिन, मतलब हो जाएंगी, बात समझ में आई क्या। ठीक है, डिसअपियर इन लास्ट 20 ईयर, तो हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, अभी जो हमने देखा ना, उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आया क्या, अभी आप 4G के नाम से कुछ दिन बाद 5G के बारे में आपने सुना है, तो आपने देखा है बहुत से लोगों ने कहा कि 5G की वजह से बर्ड्स के ऊपर नुकसान होगा, रेडिएशन की वजह से ऐसा वैसा है, तो इट मे कि उसके ऊपर इम्पैक्ट आए, क्लियर है। इसके अलावा बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय प्रेजेंटली कितनी है ना, तो 12% जो है बर्ड्स की स्पीसीज, ठीक है, और 23% लगभग जो मैमल्स हैं, ठीक है, लगभग 32% के आसपास बात करो एम्फीबियंस के बारे में, सभी एम्फीबियंस की मिलाए ना, ऑल एम्फीबियंस, ठीक है ना, और 31% के बारे में बात करें तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मालूम है ना, साइकस स्पाइनस वगैरह जो आप पढ़ते रहो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बात समझो, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज, क्या बोल सकते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब कह सकते हो कि ये सारी की सारी स्पीसीज जो है ना, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हो सकता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया
हमने नहीं बचाने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है। क्लियर है? हाँ है ना? तो पूरी स्पीसीज के बारे में बात करो ना, जितना ऐसा आपने काउंट किया है तो कितना है, मोर देन 15,500 स्पीसीज के आसपास है जो थ्रेटेंड स्पीसीज में है। क्लियर है? हाँ है ना? तो ये जो एक्सटेंशन अभी होने वाला है ये जल्दी हो सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। और एक बात बताऊं तुमको, एक्सटेंशन जो है 100 to 1000 टाइम तेजी के साथ में हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, जो रेजिस्टेंस पावर है एनवायरनमेंट की वो कम हो रही है। बात समझे? जैसे ड्रॉट कंडीशन बढ़ रही है ना? वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या है, बहुत ढेर सारी डिजीज हो रही, पेस्ट हो रही, ये सारी चीजें बढ़ रही है। क्लियर है? हाँ है ना? इसके अलावा इसका एक रीजन और भी, हम लोग जो जाके ट्रॉपिकल रीजन में जाके अपनी कॉलोनीज बना लिए, जिसकी वजह से हो सकता है उस जगह, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में 2000 के आसपास, ठीक है, बर्ड्स गायब हो सकती है। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो मैं थोड़ी सी कुछ पॉइंट यहाँ पर है उसको भी ऐड कर देता हूँ, उसके बाद में बाकी हम नेक्स्ट या कल कल बात करते हैं। फिर थोड़ा सा पॉइंट इसके अंदर बच रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा, तो मैं सोचता हूँ कि हम कल ही इसको खत्म करते हैं क्योंकि पॉइंट अभी बचेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, रुकना अभी 10 मिनट रुको यहाँ पर, 10 मिनट के अंदर इसको हम समराइज करते हैं। ठीक है, इन सब की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, टू डिक्लाइन, ठीक है, इन प्लांट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पहली बात। उसके अलावा क्या होगा, लोअर रेजिस्टेंस, क्योंकि गायब हो रहे सब, है ना, टू एनवायरमेंट। लास्ट ईयर आप कोरोना का टाइम देखो, बादल मतलब जब फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो उसके क्या एनवायरमेंट पूरा साफ हो गया था, है ना? सच है, जैसे कि हम बात करें ड्रॉट कंडीशन बढ़ रही है या बारिश कहीं पर ज्यादा हो रही है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सी इकोसिस्टम की प्रोसेसेस बढ़ जा रही है। ठीक है, कह सकते हो इंक्रीज वेरिएबिलिटी, है ना, इन इकोसिस्टम। जैसे 3-4 रीजन मैंने बात की, जैसे यहाँ पर क्या, पेस्ट बहुत बढ़ रहा है और डिजीज बहुत हो रही है। डिसीज भी क्या है, बहुत हो रही है। ये सारी चीजें इसकी वजह से ही बढ़ रही है। बात सुनिए, अगर डिस्टरबेंस ऐसे ही होता रहा तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? और जो कॉलोनीज हम बना रहे हैं कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में, ह्यूमंस की जो कॉलोनीज बन रही है, कॉलोनी कहाँ पर, ह्यूमन कॉलोनी के बारे में बात करें जो डेवलप हो रही है कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना? इसकी वजह से मोर देन आप कह सकते हो 2000 स्पीसीज जो है ना, जो उस एरिया की नेटिव है, बर्ड्स जो है वो भी गायब हो रही है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? लॉस की वजह से मैंने आपसे कुछ बातें यहाँ पर करी है, आपको समझ में आया सबको? मानो, रिया, संचाली, शीतल, विजेंद्र एंड अमरीश, अनुष्का, हिताक्षी, जयकरण, आप सबको बेटा ये समझ में आया जो भी हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया? ठीक है, वेरी गुड। तो हम कल कल क्लास है ना, तो इसकी जब क्लास होगी तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? कि अभी मैं कोई और चीज स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो एक बार मैं इसको नोट्स को मतलब इसका पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है रिया? तो इसका पीडीएफ में शेयर करता हूँ, तो लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि मे बी इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मे लीड टू, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ओके मैंने लिखा है यहाँ पर मे लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है डिक्लाइन इन, आप इसको अलग कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। मे लीड टू, नंबर एक यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, मे लीड टू नंबर वन जो है क्या, पहली बात हमारे डिक्लाइन इन ये, दूसरी बात करते हैं लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट, तीसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉलोनी जो वेरिएबल इकोसिस्टम में पेस्ट और डिजीज क्या है इसके वजह से बढ़ रहा है, और लास्ट हमने जो बात की कि ह्यूमन कॉलोनी जो ट्रॉपिकल एरिया में बन रही है बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से लगभग 2000 से ज्यादा ट्रॉपिकल एरिया में जो बर्ड्स रहती है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, हो सकती है या हो जाएंगी। बात सुन रहा है क्या, तो ये हमने आज बात करी यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कहाँ, अगले टाइम पे बात करते हैं, आज हम लोग यहीं तक, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। तो चलो गुड नाइट, गुड नाइट, फिर से मिलते हैं हम लोग। ओके बेटा गुड नाइट। ठीक है मैं मीटिंग एंड करता हूँ और पीडीएफ शेयर करता हूँ। ओके बेटा।